नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का किया उद्घाटन। कहा, योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य संतुलन और सामंजस्य का दिखाया रास्ता। माई आयुष पोर्टल और आयुष मार्ग भी हुआ लॉन्च। जी राम जी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पास होने के साथ बेहद उत्पादक रहा शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, पारित बिल निभाएंगे विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका। पश्चिम बंगाल में अवैध फर्जी मतदाताओं पर चुनाव आयोग सख्त। सभी विधानसभा सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त। मसौदा सूची के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीएलए के साथ बैठक पर भाजपा आक्रामक। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में एसआईआर के पहले चरण की ड्राफ्ट लिस्ट की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम का करेंगे दौरा। गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। रानाघाट में बीजेपी की एक रैली को करेंगे संबोधित। और बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका के कई इलाकों में भड़की हिंसा। बेकाबू भीड़ की बंगबंधु के आवास में तोड़फोड़। डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में भी लगाई आग। और आइए अब शुरुआत करते हैं। पारंपरिक चिकित्सा को नई पीढ़ी और नए युग में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक, विज्ञान और रिसर्च का प्रयोग बढ़ाए जाने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के दूसरे वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल का शुभारंभ किया और कहा कि पारंपरिक चिकित्सा वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी समाधान ढूंढे। एआई और रोबोटिक्स के रूप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव आने वाले वर्षों में जिंदगी जीने के हमारे तरीके अभूतपूर्व तरीके से बदलने वाले हैं। इसलिए ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हमें केवल वर्तमान की जरूरत पर ही नहीं फोकस नहीं करना है। हमारी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने इसके समापन सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि G20 की अध्यक्षता के दौरान ही पहले वैश्विक सम्मेलन के जो संकल्प लिए गए थे वो आज साकार हो रही हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय आयुर्वेद और योग को पारंपरिक चिकित्सा का उत्कृष्ट स्तंभ बताया। उन्होंने योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाले पीएम पुरस्कार प्राप्त लोगों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अलावा योग प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और पुस्तक फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच और 11 इयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष का विमोचन किया। साथ ही आयुष मार्ग का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा को भरोसेमंद बनाना जरूरी है। आज पारंपरिक चिकित्सा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दुनिया की बड़ी आबादी लंबे समय से इसका सहयोग लेती आई है।
लेकिन फिर भी पारंपरिक चिकित्सा को वो स्थान नहीं मिल पाया था जितना उसमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें विज्ञान के माध्यम से भरोसा जीतना होगा। हमें उसकी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। ये जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है, ये हम सबका साझा दायित्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनम गैब्रियेसस ने पारंपरिक चिकित्सा पर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और उनके कार्यों की सराहना की। Your vision of one earth, one health encapsulates the principles of traditional medicine. Balance between people and nature, an emphasis on prevention over cure, and health as a shared responsibility. Under your leadership, India has helped to elevate traditional medicine in the global health agenda, and it's now clearly on the global map. विश्व स्वास्थ्य संगठन के नई दिल्ली में बने दक्षिण पूर्व एशिया के नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा और विज्ञान पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन भी किया। भारत मंडपम से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई और इस सत्र में लोकसभा में 8 विधेयक पारित हुए। राज्यसभा से भी 8 बिल तो पारित किए गए या चर्चा के बाद लोकसभा को वापस किए गए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर और दोनों सदनों में चुनाव सुधार के विषय पर चर्चा हुई। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुबह पहले लोकसभा, बाद में राज्यसभा स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में 121% कामकाज देखने को मिला, जबकि लोकसभा में 111% कामकाज हुआ। इस सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित की गई। This House also transacted important financial and legislative business during this session, engaging in constructive debates and active participation on several key bills. लोकसभा में कुल 10 बिल पेश किए गए, जबकि 8 विधेयक पारित हुए। राज्यसभा में भी 8 बिल या तो पारित किए गए या चर्चा के बाद लोकसभा को वापस किए गए। दोनों सदनों में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर चर्चा की गई। लोकसभा में पीएम मोदी ने चर्चा के शुरू में अपनी बात सदन के सामने रखी, जबकि एसआईआर पर गतिरोध के बाद चुनाव सुधारों पर सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा को लेकर सहमति बनी और दोनों सदनों में चुनाव सुधार के विषय पर चर्चा हुई। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सत्र के दौरान संसद से पारित किए गए विधेयकों में मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025, विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025, निरसन और संशोधन विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि का संशोधन विधेयक 2025, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 और विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी जी रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 बिल शामिल हैं। सत्र में कामकाज को लेकर संतुष्टि जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने जैसा कहा था कि तीसरे टर्म में तिगुनी रफ्तार से काम होगा, एक्सप्रेस की रफ्तार से रिफॉर्म की गाड़ी चल चुकी है। इस सत्र के दौरान जनता के जीवन को बेहतर बनाने और विकास की रफ्तार तेज करने से जुड़े अहम बिल पारित किए गए हैं। रिफॉर्म्स के दृष्टि से ऐसा रिफॉर्म जो हर एक गरीब का जिंदगी को बदल देने वाला रिफॉर्म्स, रूरल इंडिया ग्रामीण भारत को सुधारने वाला रिफॉर्म्स इस बार कदम उठाया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में जैसे मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ये इस विंटर सेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में भी खूब सवाल पूछे गए, जबकि शून्यकाल का भी सांसदों ने भरपूर उपयोग किया।
संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से भी काफी ऐतिहासिक रहा। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव कम होगा और प्रमुख विषयों पर सदन में खूब चर्चा होगी। कुमार आलोक और अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं संसद का शीतकालीन सत्र का सत्रावसान तो हो गया है, लेकिन इस सत्र में जिस तरह का विपक्ष का रवैया देखने को मिला है वो कुछ सवालों को और गहरा कर रहा है, क्योंकि जी राम जी विधेयक को लेकर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, जिस कारण प्रदूषण पर होने वाली चर्चा नहीं हो सकी। बीजेपी ने 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन पर नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। संसद में मनरेगा की जगह नई योजना वाला विधेयक पारित हो गया है, लेकिन विपक्ष का विरोध शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद नारेबाजी भी करने लगे, जिसके बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब पास करने खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज है। जी राम जी बिल आने के बाद अब पूरे तरह से यह कानून पारदर्शी हो जाएगा। 100 दिन के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। कोई भी योजना जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है उससे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो घोटाले के पोषक। लोकसभा में मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल पारित कराए जाने के दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ सांसदों के आचरण को लेकर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से ऐसे 8 सांसदों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ये लिखवा के लाया जाए कि अगली बार यदि इस तरह की गतिविधि यदि करेंगे तो ये फिर से जो है चुनाव लड़ने के लिए डीबार हो जाएंगे 6 साल के लिए। इस तरह का कोई कानून बनना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलेगा नहीं। पार्लियामेंट हम लोग डिस्कशन के लिए आए हैं ना, डिबेट के लिए आए हैं ना, हम अपनी बातों को कहने के लिए। आप अपनी बातें कहिए, हम अपनी बातें कहें। प्रजातंत्र में जो है, लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत है वो अपना शासन करेगा, वो अपना कानून बनाएगा। आप भी इसी तरह से कानून बनाते थे। जिन सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष उस पर नियमों के मुताबिक फैसला लेंगे। इस बीच सत्ता पक्ष का कहना है कि बिल पर चर्चा के दौरान जब सदन में अपनी बात रखने का सभी को पूरा मौका दिया गया, तो फिर आखिर क्यों कुछ विपक्षी सांसदों ने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा भी सत्र के दौरान नहीं हो सकी। सत्ता पक्ष ने इसके लिए विपक्षी सांसदों के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर चर्चा के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस ने फिर भड़का की बाकी पार्टी को भी उकसा करके वेल में, सदन के वेल में, कुएं में कुदवा करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया ऑपोजिशन की वजह से। सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो विदेश चले गए और सत्र समाप्ति तक वापस नहीं लौटे। ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कांग्रेस और विपक्ष के लिए सदन में हंगामा करना ज्यादा जरूरी था, बजाय लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा कराने के। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया है, सत्ता और विपक्ष के बीच बयानों के तीर अभी भी थमने वाले नहीं हैं। अमरेंद्र गुप्ता, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के बीच हो रही एसआईआर की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में पहुंच गई है और इस चरण में सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद ली बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में है। मतदाता सूची से अवैध और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए इम्यूनरेशन फॉर्म की जांच,
जन्म मृत्यु पंजीकरण से आंकड़ों का मिलान, सुनवाई नोटिस वाले मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया, दावे आपत्तियों के दस्तावेजों की जांच और पूरी सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वहीं ये मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.08 करोड़ नामों में से लगभग 31 लाख अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई नोटिस भेजे जाएंगे, जबकि 1.36 करोड़ संदिग्ध मतदाताओं की पहचान AI तकनीक से की जा रही है, जिनके दस्तावेजों की कड़ी जांच होगी। साथ ही FRRO से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। आयोग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई है, जहां कई BLO और ARO को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग ने साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में विपक्ष के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने SIR को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। भाजपा नेता का आरोप है कि मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डर रही हैं। आरोप है कि सूची प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को दिन भर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक की। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के आंकड़े भी इस बैठक की जल्दबाजी की महत्ता का संकेत दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष का कहना है कि SIR को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण ही आयोग ने पूरी तैयारी के साथ ASGD सूची जारी की है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के तहत भवानीपुर से 44,700 लोगों के नाम हटना ही मुख्यमंत्री की इस बैठक का असली कारण है। CEO कार्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में 10,901 मृत मतदाता, 19,456 लापता, 12,545 स्थानांतरित, 1,101 डुप्लीकेट और 767 अन्य मतदाता हैं, जिनके नाम अब सूची से काटे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने भवानीपुर में झुग्गी बस्तियों की संख्या घटने और ऊंची इमारतों की संख्या बढ़ने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। मंगलवार को BLA के साथ हुई बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में CEO कार्यालय के बाहर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्रीय बलों की तैनाती की सिफारिश की है। SIR की मसौदा सूची जारी होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर विरोध जारी रखा, जिसके बाद आयोग ने पत्र लिखकर ये मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर विरोध और प्रदर्शन के पीछे बड़ी वजह वोट बैंक की राजनीति है, जिसे ममता बनर्जी का आश्रय हासिल है। ऐसे में मसौदा सूची में बड़ी संख्या में कटे नामों ने CM ममता बनर्जी की नींदें उड़ा दी हैं। सौरव दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आयोग ने तमिलनाडु में SIR के पहले चरण की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। SIR से पहले तमिलनाडु में कुल 6,41,14,587 मतदाता दर्ज थे। अब संशोधन के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 5,43,76,755 रह गई है। SIR के दौरान करीब 66 लाख मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित पाए गए। 26 लाख से अधिक मतदाताओं के निधन की पुष्टि हुई। करीब 4 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले, यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अब 97.37 लाख नाम बाहर हो चुके हैं और इस लिस्ट के सामने आने के से अब लोग मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया का मकसद वोटर लिस्ट को ज्यादा साफ, सही और अपडेट बनाना है, ताकि चुनाव में सिर्फ पात्र मतदाता ही वोट डाल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से पश्चिम बंगाल और असम का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वहां से प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे और गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। पीएम दोनों राज्यों को बड़ी विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। पीएम शनिवार को पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें नादिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बाराजागुली कृष्णनगर मार्ग पर 66.7 किलोमीटर लंबे
4 लेन का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 12-7-12 जागुली मार्ग पर 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच बेहतर संपर्क, यात्रा समय में कमी और क्षेत्र में पर्यटन विकास को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा पहले कभी ना आया यहाँ पे। देश की उन्नयन कर रहे हैं और देश की अच्छी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो ये तो बहुत उत्साह की बात हुआ, बहुत अनुप्रेरणा की बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी तो आइडल है। डबल इंजन की सरकार चाहिए। सेंट्रल में भी जैसे है, सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड स्टेट रूलिंग पार्टी आल्सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स बीजेपी ओनली। पीएम शनिवार को ही असम पहुंचेंगे। पीएम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे। ये विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत टर्मिनल भवन लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। ये भवन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। कनेक्टिविटी जितना बढ़ेगा, रोजगार इतना बढ़ेगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। और सबसे अच्छा हम लोग का ये फील हो रहा है कि हालांकि पिछले टाइम में हम लोग देखे कोई भी प्रधानमंत्री हम लोग का ये जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में इतने बार पढ़ाए हैं, इतना सारा नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं, तो ये बात को लेकर हमको बहुत खुशी है। ये गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है। गेटवे नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अप टू दिस साउथ ईस्ट एशिया, इट इज ए गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। सो ये होने से हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये जो हम लोग को नरेंद्र मोदी जी दे रहा है, ये जो उद्घाटन करने के लिए सर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उसके ऊपर सर के ऊपर आभारी है। असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में ये परियोजना मील का पत्थर है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर का जो गेटवे है गुवाहाटी, यहाँ से जहाँ एक तरफ पूर्वोत्तर के टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी को रोजगार और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी भी पहले से काफी अधिक हो जाएगी। कैमरामैन मानव के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के रानाघाट जाएंगे और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि कल दोपहर 20 दिसंबर को मैं रानाघाट में एक बीजेपी रैली को संबोधित करूंगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार की कई जनहितैषी पहलों से फायदा हो रहा है। साथ ही वे टीएमसी के हर सेक्टर में कुशासन के कारण परेशान हैं। टीएमसी की लूट और गुंडागर्दी ने सारी हदें पार कर दी है, इसीलिए बीजेपी ही लोगों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने आगामी असम दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मैं कल 20 दिसंबर को गुवाहाटी, असम में रहूंगा। दोपहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। यह असम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी बात है। बढ़ी हुई क्षमता का मतलब है बेहतर ईज ऑफ लिविंग और कॉमर्स के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के असम दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। राज्य के लोगों का कहना है कि गुवाहाटी हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन से प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। और उपराष्ट्रपति आवास में आज क्रिसमस से पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने क्रिसमस लंच का आयोजन किया। इसमें एथलीट पीटी उषा समेत कई गणमान्य शामिल हुए। इसका वीडियो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर साझा किया।
राजधानी दिल्ली में क्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्रेडाई पुनर्स्थापना अभियान का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। 2 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में देश भर से आए लगभग 600 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया भारत के निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था है। आज क्रेडाई 20 राज्यों के 230 शहर चैप्टर्स के माध्यम से 13,000 से अधिक डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 सालों में अगली पीढ़ी के लिए बहुत सारा काम हुआ है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पिछले 11 साल में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा काम हुआ और बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका कंसेप्ट हम लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि क्रेडिया द्वारा 9,000 एकड़ की भूमि में वन बनाया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने 20 लाख पौधे लगाकर 25 गांवों की 9,000 एकड़ बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने का काम किया है। और यह वो क्षेत्र है जहां से हमारी कई पवित्र नदियां निकलती है। कुंभ स्थान का रख रखाव भी यहीं से निकली हुई नदियां करती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में पार्टी राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं सभी राष्ट्रीय महामंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत और अभिनंदन किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद ये नितिन नबीन की पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ पहली बैठक है। कार्यक्रम में पार्टी के संगठन और आगामी कार्य योजनाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। नितिन नबीन ने कहा कि हम सबको मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य करना है, पार्टी को और मजबूत बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार वाली निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है और इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। ईडी ने निचली अदालत के 16 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें यह माना गया था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि ये प्राथमिकी पर आधारित नहीं थी। विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच और उसके बाद दायर अभियोजन शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराध के लिए प्राथमिकी के बिना विचारणीय नहीं है। अदालत ने कहा था कि ईडी की जांच एक निजी शिकायत से शुरू हुई थी और इसमें किसी एजेंसी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अदालत ने यह भी कहा था कि शिकायत पर संज्ञान लेने से जुड़े कानूनी प्रश्न के आधार पर इसे खारिज किया जा सकता है, इसलिए आरोपों के गुण दोष से जुड़े अन्य तर्कों पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। विशेष न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया था कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत और वर्ष 2014 में समन आदेश जारी होने के बावजूद सीबीआई ने अब तक कथित तय अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक्स पर लिखा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जी से मुलाकात की, उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि हम सब मिलकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। भारत 2047 तक विकसित बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का पर्यटन पूरे विश्व की पहली पसंद बन रहा है। ऐसे में
आईटीडीसी यानी भारत पर्यटन विकास निगम की क्या भूमिका है, आईटीडीसी कैसे काम कर रहा है, और इन तमाम बातों पर आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा से खास बातचीत की डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। देखिए। भारत में अमृत काल चल रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में 2047 का लक्ष्य विकसित भारत बनने का, ऐसे में आईटीडीसी अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आईटीडीसी की एमडी मुग्धा सिन्हा जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। आईटीडीसी की क्या भूमिका इसमें अब तक रही है और आगे क्या कुछ रहने वाली है? आईटीडीसी जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है ना। और जो आईटीडीसी का आई है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है ना। टूरिज्म का जो कमर्शियल काम होता है उसको अग्रणी होके करने का काम आईटीडीसी करता है। और आईटीडीसी को जैसे ये 5 उंगलियां हैं ना, तो हमारी 5 एसबीयूज हैं जो बंद हो जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। और आईटीडीसी वो मुट्ठी है जिसमें ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सारे एलिमेंट्स और एजेंसीज एक साथ हैं। तो इन सब को मिला के ये हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं। तो भारत के जो अमृत काल का विजन 2047 का जो सपना है, जिसमें हम मानते हैं कि भारत जो है, भारत की जीडीपी आज की तारीख में 8.2% है, वो बहुत तेज़ी से आगे अग्रसर होकर बढ़ रहा है। हम एक एस्पिरेशनल कंट्री हैं। उसमें हम अपने को 2047 में देखते हैं कि हम लोग एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, जिसमें टूरिज्म इटसेल्फ का योगदान उतना होगा जितना आज भारत की इकोनॉमी का है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस है, उसकी जो पटवा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसिफिक एशिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म देखती है, उसने आईटीडीसी को 4 मार्च 2026 में एक अवार्ड दिया जाएगा जो एशिया की सबसे पर्यटन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन होने का जो है अवार्ड हमें दिया जाएगा बाय अ यूएन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से आईटीडीसी रोजगार के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? जहाँ तक रोजगार की बात रही, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी एबल फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 10% टू जॉब क्रिएशन इन द कंट्री। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, उनका मेन स्टे ही टूरिज्म है। एग्रीकल्चर भी पीछे आता है और टूरिज्म आगे आता है। टूरिज्म से ही उनके घर बार चलते हैं। तो उसको दृष्टिगत रहते हुए हमारे इस साल के बजट में भी बड़ा क्लियरली कहा गया कि टूरिज्म का फोकस जो है वो यूथ, विमेन, एमएसएमईज जो छोटे रोजगार हैं, मिनी, माइक्रो, मीडियम, और लोकल कम्युनिटीज़ पे होना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इसको विजुलाइज करते हैं कि हम जो है मिनिमम गवर्नमेंट से मैक्सिमम गवर्नमेंट करने की कोशिश करें। 2024 में पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में 1465 मिलियन लोग गए, है ना। पूरे विश्व का आंकड़ा है ये। उसी के कंपैरिजन में अगर आप हिंदुस्तान में देखो तो ये संख्या नियरली डबल है। 27,000 मिलियन लोग हिंदुस्तान में एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। मैं आपको बहुत बताने में खुशी महसूस करती हूँ कि आईटीडीसी के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। हम कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पेशली इस ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अशोक है, जो सम्राट से काम करता है, ताकि हम जो हैं विश्व में जो विश्व गुरु होने की हम बात करते हैं, हम उसको जो है हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान एज एन इंडिविजुअल दे के उसको इंडिया को और आगे से आगे बढ़ाएं। देखिए, साल का अंतिम महीना चल रहा है, 2026 की शुरुआत होने जा रही है। तो युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए ये अच्छी ही नहीं, बेहद ही अच्छी खबर है कि आईटीडीसी में अब रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। तो अब देरी है तो सिर्फ आप के अपने स्किल्स को बढ़ाने की, क्योंकि हाथ आगे बढ़ाकर केंद्र सरकार और आईटीडीसी दोनों आपको मौका देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को शनिवार के दिन मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे। शनिवार को मेट्रो के उद्घाटन के बाद 21 दिसंबर से सुबह 9 बजे आम जनता के लिए कॉमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना शनिवार को पूरा होने जा रहा है। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1 हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करौंद से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके के टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कभी टेम्पो और टांगों में चलने वाला भोपाल अब मेट्रो में चलने के लिए तैयार है। भोपाल में मेट्रो आ चुकी है और अब यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। ये मेट्रो न सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण को संतुलन रखने में भी मदद करने वाली है। भोपाल के लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब ये मेट्रो का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा, तो इससे भोपाल की यातायात व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने IRCTC और लैंड फॉर जॉब घोटाला मामलों को मौजूदा जज से ट्रांसफर कर दूसरे कोर्ट में भेजने की मांग की थी। राबड़ी देवी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत ने याचिका को स्वीकार नहीं किया। जांच एजेंसियों ने भी याचिका का विरोध किया था और इसे न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास बताया। ये दोनों मामले CBI और ED द्वारा संचालित हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपी हैं। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इंद्रावती जंगल पहाड़ों में DRG बीजापुर और माओवादियों के बीच आज सुबह से रुक कर फायरिंग जारी है और इस मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक माओवादी का शव जबकि 303 राइफल, 9 mm पिस्टल सहित विस्फोटक सामग्री और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 24 दिसंबर 2025 को अपना अगला महत्वपूर्ण मिशन LVM-3M6 लॉन्च करने जा रहा है। ये प्रक्षेपण सुबह 8:54 पर किया जाएगा। यह लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सेकेंड लॉन्च पैड से होगा। इस मिशन में भेजा जा रहा उपग्रह ब्लूबर्ड 6 है, जो AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है। एक भारी संचार उपग्रह है। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराएगा।
इसके जरिए सीधे स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी संभव होगी, जिससे मोबाइल नेटवर्क उन दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचेगा जहां अभी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में एक और स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य शामिल हो गया है। गोवा में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने नई पीढ़ी के अदम्य क्लास के इस पोत को कमीशन किया। अमूल्य का अर्थ है अनमोल। 51 मीटर लंबा ये पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है, जिसमें 60% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगे हैं। 27 नॉट्स की गति और 1500 नॉटिकल माइल की रेंज से लैस ICGS अमूल्य निगरानी, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मिशनों में तैनात रहेगा। ये पोत ओडिशा के पारादीप में आधारित होगा और देश की पूर्वी समुद्री सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 दिसंबर से चल रहा भारत और रॉयल मलेशियाई सेना का संयुक्त अभ्यास हैरोमो शक्ति 2025 संपन्न हो गया है। 2 हफ्ते तक चले दोनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के 5वें संस्करण में भारत की ओर से डोगरा रेजिमेंट के 120 जवान और मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के 70 सैनिकों ने हिस्सा लिया। दोनों सेनाओं के सघन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों समेत संयुक्त राष्ट्र चार्टर 7 के तहत उप पारंपरिक अभियानों का अभ्यास करना था और इसी के साथ 18 दिसंबर तक चले अभ्यास में दोनों तरफ के सैनिकों ने छापामार कार्रवाई, तलाशी अभियान, हेलीकॉप्टर से होने वाले ऑपरेशन, ड्रोन के इस्तेमाल आदि का भी अभ्यास किया। इसके अलावा मानव रहित विमान प्रणाली से हेलीपैड को सुरक्षित करना और घायलों को निकालने का भी प्रयास किया गया। संयुक्त अभ्यास में फिटनेस के लिए योग, खेल आदि का भी प्रशिक्षण शामिल था। संयुक्त अभ्यास हरिमो शक्ति 2025 में दोनों सेनाओं ने अंतर संचालन, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान का भी अभ्यास किया। वहीं इससे दोनों सेनाओं में रक्षा सहयोग, आपसी समझ बढ़ी है। साथ ही भारत मलेशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के लोग जॉर्डन के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, वे अपने हुनर के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। देखिए अम्मान से डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरस्टो की ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त अम्मान में हूँ और ये है गुजरात गोल्ड। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का जो ये वर्कशॉप है, जो फैक्ट्री है, इसके ओनर भी भारतीय हैं और उन्होंने करीब 100 लोगों को यहाँ पर रोजगार दे रखा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग? हाउ डू यू लाइक योर वर्क एंड हाउ मच डू यू अर्न टू सपोर्ट योर फैमिली? 5 years। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। मुझे यहाँ $7,000 मिलते हैं। सारा अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत से और लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका अलग अलग काम है, किसी का डिजाइनिंग का काम है, किसी का सॉर्टिंग का काम है और किसी का गोल्ड मेल्टिंग का काम है। अली यहाँ पर मैनेजर है। अली को $1,000 महीने के मिलते हैं और ये तमाम लोगों को मैनेज करते हैं। करीब 100 डिफरेंट स्टेप से गुजर कर ज्वेलरी फाइनली तैयार हो गई है और मेरे साथ है मोहन जतिया जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। मोहन भाई, क्या क्या बना रहे हैं आप यहाँ पर? इधर इटालियन ज्वेलरी 18 कैरेट, 21 कैरेट। तो जैसे कि आपने सुना, मोहन भाई ने जॉर्डन आए, यहाँ पर शुरुआत की और अब ना सिर्फ ये अपने देश के लिए फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं बल्कि जॉर्डन के लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर और प्रमोद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर चौथी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और संबंधित नगर निकायों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने बैठक में कहा कि दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 से कार्य योजनाओं की मासिक समीक्षा मंत्री स्तर पर की जाएगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि एनसीआर के सभी शहरों की कार्य योजनाओं को एकीकृत रूप से प्रस्तुत करें। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में यातायात प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस, कचरे पर नियंत्रण, अवैध औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई, पराली जलाने पर रोक और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा 62 भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यवस्थित ट्रैफिक सुनिश्चित करने में भी निर्देश दिए गए। साथ ही स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, अंतिम मील मेट्रो कनेक्टिविटी और सड़कों से धूल हटाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर वायु गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोडीन युक्त कफ सिरप केस के मास्टरमाइंड सहित सभी आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है और इस मामले में दायर 30 याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज किया है। इन याचिकाओं में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की भी मांग की गई थी। अब इस केस के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलेगा। अपर महाअधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में इस मामले पर राज्य सरकार को पक्ष रखा था। माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ द्वारा, खंडपीठ द्वारा लगातार विगत 1 सप्ताह से विभिन्न पिटीशनों को सूचीबद्ध कर उनकी सुनवाई की जा रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुण दोष के आधार पर सारी पिटीशंस को निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे श्री अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी ने माननीय न्यायालय को यह समझाने में सफल रहे कि यह न केवल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि यह एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का भी खुला उल्लंघन था। और तेलंगाना के वारंगल हनमकोंडा स्थित ऐतिहासिक 1000 स्तंभ मंदिर के नृत्य मंडप का पुनरुद्धार कार्य पूरा हो गया है। ये उपलब्धि काकतीय कालीन विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि उनके संस्कृति मंत्री कार्यालय के दौरान मंदिर के संरक्षण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी। उन्होंने पिछले महीने वारंगल दौरे के दौरान कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे। 12वीं शताब्दी में काकतीय शासक रुद्रदेव द्वारा निर्मित ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है। अपने नक्काशीदार स्तंभों, ताराकार स्थापत्य शैली और उत्कृष्ट मूर्ति कला के लिए ये मंदिर तेलंगाना की पहचान माना जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ये कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने और तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन विल के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर व्यापक और सकारात्मक चर्चा हुई। बातचीत में व्यापार, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के गठन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बंदरगाहों के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। पोर्ट सिक्योरिटी ब्यूरो सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण, संग्रहण और आदान प्रदान सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर चौथी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और संबंधित नगर निकायों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कर्नाटक में नेतृत्व और सत्ता बंटवारे को लेकर अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ पावर शेयरिंग की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने 2.5 साल के बचे हुए समय तक पद पर बने रहने की बात कही है। उनके दावे से कांग्रेस में सत्ता संघर्ष और तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि डीके शिव कुमार के समर्थक 9 जनवरी को उनकी ताजपोशी की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अभी तक पकड़े गए आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सीएम योगी ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी फोटो भी उन माफियाओं के साथ है और जांच होने पर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। डंकी रूट से अवैध इमिग्रेशन कराने वाले नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी में ईडी ने 19 करोड़ से अधिक की नकदी और सोना चांदी जब्त की है। दिल्ली के एक ट्रेवल एजेंट को इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। ईडी का फोकस अब इस नेटवर्क से जुड़े पैसों के पूरे लेन देन और अंतर्राज्यीय कनेक्शन को खंगालने पर है।
टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इसका श्रेय एआई की बढ़ती क्षमता और इसके व्यापक इस्तेमाल को दिया जा रहा है। 2027 तक एआई मार्केट भी $17 अरब का हो सकता है। साथ ही इस सेक्टर में 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोमांचक का 5वें T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया। भारत से जीत के लिए मिले 232 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर साल का अंत शानदार तरीके से किया है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम को क्विंटन डिकॉक और रीज हैंड्रिक्स ने तेज शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े। हैंड्रिक्स 13 रन बनाकर आउट हुए, वहीं डिकॉक ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 65 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर आउट हुए। डेवॉल्ड ब्रेविस 31 और डेविड मिलर 18 रन बनाकर आउट हुए। वरुण चक्रवर्ती ने एक के बाद एक 4 दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को जीत उसकी तय कर दी। वहीं भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। और वहीं बांग्लादेश एक बार फिर से आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। ढाका से सिलट तक हिंसा, लूटपाट और आगजनी का तांडव शुरू हो गया है। एक युवा नेता की हत्या ने सड़कों पर ऐसा उबाल पैदा किया है कि अखबारों के दफ्तर तक जला दिए गए और बंगबंधु के पैतृक आवास को फिर निशाना बनाया गया। इस हिंसा की आग में अल्पसंख्यक हिंदू भी झुलस रहे हैं, जबकि यूनुस सरकार हालात काबू में लाने में नाकाम दिख रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद जारी अशांति के बीच मेमन सिंह में एक हिंदू व्यक्ति की कथित लिंचिंग की कड़ी निंदा की है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।